हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं हमारा जो गाला पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने इकोनॉमिक्स के अंदर क्या किया है बेटा, इकोनॉमिक्स के अंदर 6 के 6 MCQ देख लिए। अब हम आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले BST के MCQ। ओके, अगर आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि रोज की रोज यहाँ पे अपडेट्स आते जा रहे हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और चीज बता दूं, मैं बीइंग अ CS एंड IP आपको रटवाने का काम नहीं करता हूं, नहीं कि भाई ये आंसर है इसको याद करो। कंसेप्ट के साथ हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप वीडियो को देखोगे एक बार तो आपको लगेगा नहीं सब मजा आ रहा है वीडियो के अंदर, और रेगुलर इसको देखने लग जाओगे। इसलिए क्या है, जो ऑलरेडी जो वीडियो बन चुके हैं, जो अपलोड हो चुके हैं, उसको जरूर से देख लेना, वो भी आपके लिए बहुत मदद होगा। और आने वाले के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वो बेल आइटम जो होता है, बेल आइकन, उसके ऊपर भी क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो अब विदाउट वेस्टिंग हमारा टाइम चलते हैं हमारे BST के पेपर नंबर 1 पे, सेक्शन नंबर A। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो बेटा जी, ये हमारा है गाला का पेपर नंबर 1 और उसके अंदर हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर A, जो रहने वाला MCQ। अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हो, जैसा मैंने इको में कहा था वैसे मैं यहाँ पे भी कहूंगा, अगर 90 प्लस का टारगेट रखते हो और आते हैं, हमारी क्लासेस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के इको BST में 90 प्लस आते हैं, तो आप भी ला सकते हो। शर्त ये है, आपको ये जो MCQ है इसमें आपको कितना लाना पड़ेगा, 20 आउट ऑफ 20। कोई चांस ही नहीं रखने का, सर एक गलत भी मेरे को नहीं चाहिए, पूरे 20 में से 20 चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा पहला MCQ। व्हाट इज द मेथड दैट पुट द नॉलेज इजीली इनटू प्रैक्टिस कॉल्ड। मतलब बेटा यहाँ पे नॉलेज मतलब थियोरेटिकल नॉलेज हुआ, यस नो, यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज हुआ, हाँ, और थियोरेटिकल नॉलेज को हम किस में ला रहे, प्रैक्टिस में, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ जी। तो ऐसी कौन सी चीज होती है जहां पे हम अपने थियोरेटिकल नॉलेज को कन्वर्ट करते हैं और पुट करते हैं इनटू द प्रैक्टिकल चीज में? क्या प्रोफेशन, क्या साइंस, क्या आर्ट्स, क्या डायरेक्शन? बोलो जल्दी, सोचो बेटा। आर्ट ही ऐसी कला होती है जो हमारे थियरी जो नॉलेज है उसको कन्वर्ट करती है, हम उसको अप्लाई करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर इन अ प्रैक्टिकल वे। तो क्या आएगा इसका आंसर? A, आर्ट। Okay, next. Who was the promoter of neoclassical thought? बेटा जी, neoclassical thought का प्रमोटर कौन था? तो यहाँ पे प्रमोटर क्या है? हैसबर्ग, हेनरी फयर, हेड्रिक टेलर, फिर एल्टन मायो। मैंने इस पे बच्चों को मस्त ट्रिक सुनाई है। क्या सुनाए? माय न्यू थॉट। आपको भी लिखना हो तो आप लिख देना। मैं आपको इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, जिसके अंदर क्या होगा, आप ये जो होते हैं ना, ये जितने भी ऑथर्स, उसको भी क्या कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। तो माय मतलब होता है एल्टन मायो की न्यू थॉट। तो यहाँ पे न्यू क्लासिकल थॉट, समझ गए? ओके, तो आंसर क्या आएगा बेटा? D आएगा। पहले आर्ट। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? बेटा जी, फर्स्ट प्लानिंग मतलब क्या होता है, जो बेसिक हमारा जो होता है, जहां से हम थॉट प्रोसेस चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव है, क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, प्रिपेयरिंग अल्टरनेटिव, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी। अरे बेटा, फर्स्ट स्टेप पूछा है, फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। हम क्या सोच रहे हैं, क्या जो भी चीज के लिए हम डिसाइड करेंगे ये गोल अचीव करना है, तो उसका पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्ट। Okay. Which organization is called आर्मी ऑर्गेनाइजेशन? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आर्मी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है? तो बेटा वो क्या होता है? मैट्रिक्स, लीनियर, फंक्शनल की इनफॉर्मल? जल्दी बोलो कौन सा आएगा? वेरी गुड, जिसने बोला है लीनियर उस द करेक्ट आंसर बेटा जी। कौन सा आएगा? लीनियर। Okay, next question. From the following, what should be implemented to prepare future manager? मतलब बेटा क्या कि ऐसी कौन सी चीज की जाए जिससे हम फ्यूचर के मैनेजर को क्रिएट कर सकें? बेटा, हम आने वाले टाइम पे वो बंदे मैनेजर बन सके जो अभी लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है? क्या डिसेंट्रलाइजेशन होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा, डीकैपिटलाइजेशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन? क्या होगा? बोलो
बोलो बोलो, यस यस यस, डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है वर्क को सेग्रीगेट कर देना अलग 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 भागों के अंदर, ये व्यक्ति ये काम करेगा, वो व्यक्ति वो काम करेगा, वो व्यक्ति वो काम करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मैं जेठालाल गड़ा, ये मेरी दुकान है, इसके सारे डिसीजन मैं ही लूंगा। जब तक आप सेंट्रलाइजेशन करोगे ना, नीचे वाला बंदा जो होगा आपका, कौन, नट्टू काका और बागा, वो कुछ सीखेगा नहीं। लेकिन जब आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे, वो भी अपनी थॉट प्रोसेस को चलाएगा और वो भी क्या करेगा, बिजनेस को कैसे रन करना है, क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, ये सारी चीजें वो भी सीखता है। इसका मतलब क्या होता है? उस चीज को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, यहाँ पे हम वर्क को हम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी दोनों ही ट्रांसफर करते हैं लोअर लेवल पे। ओके, द प्रोसीजर अप टू ऑब्टेनिंग कैंडिडेट्स एप्लीकेशन इज, मतलब हम कैंडिडेट की एप्लीकेशन ले रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी फंक्शन, रिक्रूटमेंट फंक्शन, एडवर्टाइजमेंट फंक्शन की सिलेक्शन फंक्शन। बेटा सर रिक्रूटमेंट नहीं सर, सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन। और ये एक अभी अंदर घुसूंगा कैमरे से और एक थप्पड़ मारूंगा तेरे। सुन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ द प्रोसीजर अप टू ऑब्टेनिंग कैंडिडेट। हमने कैंडिडेट की एप्लीकेशन ले ली, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड थे ना हमारी जॉब के अंदर, उन सबकी एप्लीकेशन हमने ले ली है। क्या किया है बेटा? ले ली है। अब क्या करेंगे? अब इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें से पहले क्या करेंगे? उनको बुलाएंगे, वहां पे बहुत सारी प्रोसेस होगी उनकी हम क्या लेंगे? टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद उसका फाइनल सिलेक्शन होता है, मेडिकल टेस्ट वगैरह, बहुत सारी रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है। तो बेटा मैं इन शॉर्ट यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन जो ली जाती है अप टू द ऑब्टेनिंग एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट फंक्शन। ओके, तो आंसर आएगा ये। ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर सिलेक्शन, अरे सिलेक्शन नहीं है, अप टू लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ imparting theoretical knowledge and practical knowledge to the टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट हेड। मतलब हम यहाँ पे इम्पार्ट का मतलब उनका है उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना, मगर किस प्रकार की ट्रेनिंग? थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये टॉप लेवल है। अगर यहाँ पे अगर टॉप लेवल की जगह अगर मिडिल लेवल होता या तो लोअर लेवल होता, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? तो जब हम अपने एम्प्लॉइज वगैरह को ट्रेनिंग देते हैं ना बेटा, हम अपने जो मिडिल एंड लोअर लेवल को जो इम्पार्ट करते हैं, उनको शेयर करता है थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको बोला जाता है ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट हो तो ट्रेनिंग। लेकिन यहाँ पे बेटा जी क्या है? टॉप लेवल को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनका किया जाता है डेवलपमेंट। इसके ऊपर हमारा क्या होता है वो भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बेटा टॉप लेवल लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? डेवलपमेंट। ओके, तो ये आपके दो प्रकार के एमसीक्यू आपको मैंने बता दी, कौन से। अगर यहाँ पे अगर मिडिल लेवल और या तो लोअर लेवल लिखा है तो ट्रेनिंग आएगा, लेकिन टॉप लेवल लिखा है तो डेवलपमेंट आएगा। Okay. In which element of direction does the supervisor rules and analysis are included? मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन होता है? मतलब हम डायरेक्शन दे रहे हैं, हम उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको राह दिखाए, लेकिन उसमें हम क्या करें? राह दिखाना मतलब उनका सुपरवाइज करें, उनको रूल्स बता रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना सिखा रहे हैं और उनका एनालिसिस भी करें। ये सारी चीजें किस में आती है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रेनिंग। बताओ किस में आती है? बेटा ट्रेनिंग तो होती नहीं, यहाँ पे तो इंपार्टिंग ऑफ थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ये होगा नहीं। लीडरशिप क्या करता है? लीडरशिप बताता है, आपका एक लीडर होता है जिसके सबऑर्डिनेट होते हैं, जो उसको मोटिवेट करता है, जो उनको सही राह दिखाता है। यहाँ पे तो ऐसी कुछ बात नहीं है, ये भी नहीं आएगा। मोटिवेशन में मोटिवेट करना, यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, तो बेटा कौन सा आएगा? सुपरविजन। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 8 में ए। नेक्स्ट, Which of the following are needed for the existence of a leadership? बेटा जी लीडरशिप के लिए क्या जरूरी है? बेटा जी जैसे कि है ना, अगर आप बिग बॉस देखते हो, बिग बॉस वैसे मैं भी नहीं देखता हूँ, खाली एक एग्जांपल के लिए कि जब बिग बॉस के अंदर हर वीक क्या एक कैप्टन अरेंज किया जाता है। बेटा वो कैप्टन क्यों? अगर सपोज घर में एक ही व्यक्ति का कोई कैप्टन होगा क्या? कैप्टन जब भी होता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से हम एक व्यक्ति को मेन सदस्य बनाते हैं। जैसे क्रिकेट के अंदर भी हम कैप्टन बनाते हैं, फुटबॉल में कैप्टन बनाते हैं। तो मेन क्या कि ये
रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही एक लीडरशिप के लिए व्यक्ति लीडर कब कहा जाएगा, जब उसके पीछे, मतलब मेरे पीछे दीवार नहीं, मतलब वो जो लीडर है उसके पीछे बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो उसको बोलते हैं कि तुम आगे बोलो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो बोलोगे वो हम फॉलो करेंगे, यू आर आवर लीडर। ठीक है, तो मतलब लीडरशिप के लिए क्या जरूरी होता है, सुपरवाइजर, प्लानर, सबऑर्डिनेट की मैनेजर। मैंने आंसर आपको बता दिया। तो क्या जरूरी है, सबऑर्डिनेट्स। लीडरशिप के लिए क्या जरूरी है, उसके सबऑर्डिनेट्स। ओके, what is the process of maintaining the balance between effort and result and between source and objective are called as। बेटा जी ये तो साफ साफ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7, याद करो, बताओ कौन सा आएगा, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन की कंट्रोलिंग। अब चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग। तो ये जो होता है ना, जहां पे हम बैलेंस करते हैं एफर्ट एंड रिजल्ट को, जहां हम एफर्ट करें और एफर्ट नहीं मिल रहा तो हम रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, हम एफर्ट दिए लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिला, अरे यहाँ पे मैं लेट था, यहाँ पे मुझसे वेस्टेज ज्यादा हो गया, यहाँ पे मुझसे गलतियां ज्यादा हुई, उसको नेक्स्ट टाइम हम रिपीट नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम प्रॉपर एक्शन लेते हैं, उसको भूल को सुधारते हैं, वापस से चीजों को रीस्टार्ट करते हैं, फिर वापस से चीजों को जब खत्म होती है तो उसको एनालिसिस करते हैं, फिर वापस से भूल निकाल के उसको वापस से रीस्टार्ट। इसी को तो बोला जाता है कंट्रोलिंग। या तो क्या होता है, सोर्स एंड ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये दोनों किसका काम होता है, ये काम होता है हमारे कंट्रोलिंग का। ओके बेटा, नेक्स्ट, ऑन विच कंसेप्ट, देखा मैंने आपको शुरू में बोल दिया था लेक्चर से पहले कि मैं खाली आपको ऐसे नहीं कि इसका आंसर ए, इसका बी, इसका सी। देखो कोई भी चीज को अगर याद रखता हूँ लंबे समय तक, आप कोई भी चीज ऐसे जनरली कोई भी चीज याद करो तो आपकी दिमाग कितना ही शार्प हो, आप उसको हार्डली 1 दिन 2 दिन 5 दिन याद करोगे। जैसे दूसरे चैप्टर की तैयारी करोगे वो आपके दिमाग में से फंस हो जाएगी। तो बेटर क्या है, कंसेप्ट समझो, कंसेप्चुअली अगर समझोगे ना चीजों को और फिर उसको याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद होगी। इवन आपको रिवीजन में ऐसा लगेगा कि ये तो अभी तो पढ़ा था। ओके, इसलिए चीजों को क्या है अच्छे से, जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना, हड़बड़ी नहीं करोगे, अरे पेपर छोटा पेपर, अरे बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन धीमे पढ़, आंसर फटाफट लिख। ऑन व्हिच कांसेप्ट इज द अप्रोच ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नोन। बेटा जी यहाँ पे हमारे 2 कांसेप्ट्स होते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये कौन सा है, फाइनेंस मैनेजमेंट का जो चैप्टर है हमारा, उसका चैप्टर, उसका क्वेश्चन है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या बोलता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलता है कि हमको वेल्थ बढ़ाओ, वेल्थ बढ़ाओ। बेटा जी जो हमारा शेयर होल्डर होता है ना, शेयर होल्डर, उसको कंपनी से 2 चीजें चाहिए होती है। एक शेयर होल्डर ऐसा होता है जो बोलता है, एक चंदूलाल जो बोलेगा कि भाई प्रॉफिट बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। वहीं पे मन्नू लाल वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं प्रॉफिट नहीं, कंपनी की वेल्थ बढ़ाओ। जब वेल्थ कैसे बढ़ती है, कंपनी का जब शेयर प्राइस बढ़ता है। शेयर प्राइस कैसे बढ़ती है, जब कंपनी के पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसके अंदर कैश फ्लो बढ़ता है। क्या बढ़ता है, कैश फ्लो। जब कंपनी का कैश फ्लो बढ़ेगा तो कंपनी का एनपीवी बढ़ेगा, कंपनी का एनपीवी बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, और इसका मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। सर ये क्या था, ये मैंने ना डिटेल वीडियो रखा हुआ है YouTube चैनल के ऊपर ही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जाके उसको चेक करो। हर एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया है। अगर चीजों को डिटेल में सीखना हो ना तो मैंने पहले ही बोल दिया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने ये चैप्टर फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत ही मजेदार और बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने समझाया, जाके उसको आप उसको वीडियो जरूर से सुनना, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। मतलब ये खाली आपके बेसिक 12 के पर्पस से नहीं, आने वाले आप कोर्स में जो भी जाओगे तो वहां पे भी मैंने वो नॉलेज, क्योंकि बीइंग अ सीए मैं इस तरह के नॉलेज आपको देता हूं ताकि आपको आने वाली जो एग्जाम्स है प्रिपरेशन जो करोगे उसमें भी आपको हेल्प मिले। ओके, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आंसर देखो, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ, बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ नहीं होता, यहाँ पे आंसर आएगा कैश फ्लो। इसका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अप्रोच क्या होता है, कैश फ्लो। भाई कैश आओ, कैश आओ। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो कैश इनफ्लो होता है, कौन सा कैश इनफ्लो, वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू कैश आउटफ्लो। ठीक है जी, ओके, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस, डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मतलब क्या होता है बेटा जी? जब हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो किससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं? बेसिकली तीन प्रकार के डिसीजन होते हैं। कितने प्रकार के डिसीजन होते हैं? तीन में आता है पहला फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। दूसरा डिसीजन आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और तीसरा जो डिसीजन आता है वो आता है डिविडेंड से रिलेटेड। तो बेटा ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन। आंसर क्या आएगा? ये आता है क्या कैपिटल कॉस्ट का? नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर? नहीं। यहाँ पे आता है फाइनेंस का डिसीजन। कौन सा डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस? अगर आता है यहाँ पे क्वेश्चन बताओ फाइनेंस का डिसीजन कौन सा होगा, तो कैपिटल स्ट्रक्चर आता है, लेकिन यहाँ पे आंसर इन्वेस्टमेंट का पूछा है। तो क्या ये प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है? नहीं, ये रिलेटेड टू होता है डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में आता कि डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड तो हमारा ये आंसर सही होता, लेकिन इन्वेस्टमेंट है तो ये भी गलत। तो आंसर आएगा कैपिटल बजट। ओके, समझे बच्चा लोग? ओके, हु रेगुलेट, तो मैंने यहाँ पे आपको तीन अलग और एमसीक्यूज बताए कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर है मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है, प्लफिंग बैक मतलब अगर डिविडेंड वाला अगर क्वेश्चन होता कौन सा, डिविडेंड वाला, ये आप लिख देना कि अगर इसकी जगह फाइनेंस होता तो कैपिटल स्ट्रक्चर आता, डिविडेंड होता तो प्लफिंग बैक आता, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो आंसर क्या आएगा? कैपिटल बजट। ओके, तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको 20 एमसीक्यू नहीं 20 की जगह 35-40 तक एमसीक्यू बताता हूं यहाँ पे। ओके, हु रेगुलेट द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? बेटा यहाँ पे दो प्रकार के मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। ओके, कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है? हमारा शेयर, अरे सर शेयर मतलब वो लायन नहीं, शेयर लायन टाइगर वो नहीं, शेयर मार्केट, ठीक है, जहां पे क्या होता है सिक्योरिटी, जो हमारा सिक्योरिटीज मतलब पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, हमारा जो शेयर सिक्योरिटीज उनका क्या होता है परचेस सेल होता है, उसको बोलते हैं हम मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को कौन देखता है? कैपिटल मार्केट को देखता है सेबी भाई साहब। कौन? सेबी। लेकिन यहाँ पे किसके लिए पूछा है? मनी मार्केट। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन मैंने उसको मेंटेन करता है या तो ऑर्गेनाइज रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सेबी कब आता? अगर कैपिटल मार्केट होता तो, ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मार्केट फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटी मींस, बेटा जी देख यहाँ पे भी मैं देखो दो एमसीक्यू दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे बोला होता ओल्ड सिक्योरिटी या तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, कौन सी? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का मार्केट कौन सा होता? मार्केट फॉर सेल ऑफ ओल्ड या तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, तो हम कौन सा बोलते हैं? इसमें दो प्रकार के मार्केट बताया मैंने, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटी डील होती है? जो फर्स्ट टाइम इश्यू होती है, न्यू सिक्योरिटी, जबकि यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी आती है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी आएगी? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन और तैयार हो गए। अगर क्वेश्चन में बोला है कि अगर कौन सा प्रकार का मार्केट है जहां न्यू सिक्योरिटी ट्रेड हो रही है, तो हमको क्या बोलना है? हमको बोलना है प्राइमरी मार्केट। लेकिन अगर पूछे कि ऑलरेडी इश्यूड हो चुकी है तो कौन सा मार्केट आएगा? तो सेकेंडरी मार्केट। ओके, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रांडिंग? ब्रांडिंग, अरे ब्रांडिंग होता क्या है सर? ब्रांडिंग, अरे चक्कर मेरे प्यारे बच्चे, दूध के दुलारे सुन, ब्रांडिंग का मतलब होता है जैसे पुमा का शूज, या तो नाइक का शूज, या तो कोई जैसे अमेरिकन टूरिस्ट के बैग, तो ये क्या हो गया? एचपी का लैपटॉप। तो ये क्या होता है? वहां पे कुछ ऐसी निशानी होती है ना, देख के अरे वाह यार तेरे पास राडू की वॉच है, कैसे मालूम पड़े? राडू का सिंबल देखे, ठीक है। तेरे पास एप्पल का मोबाइल है, कैसे मालूम पड़ा? वो एप्पल का सिंबल देखे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वहां पे पूरा नहीं लिखा होता उसका नाम, प्रोडक्ट का नाम, जैसे वहां पे साइन का नाइक का होगा, खाली साइन क्या होता है? टिक का निशान होता है, हम समझ जाते हैं अरे वाह नाइक का शूज है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये ब्रांडिंग क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट करता है। इसलिए जो सेलर होता है, कैसे मालूम पड़े कि एक अच्छा क्वालिटी का गुड्स हो, एक खराब क्वालिटी का गुड्स है? सर मैं एक लोगो बनाऊंगा और वो लोगो देख के ही मालूम पड़ेगा कि ये मेरी कंपनी का शूज है, ताकि जब भी लोग खरीदने जाए तो पहले मेरे जैसे ही मेरे मार्क के ऊपर नजर पड़ेगी, वो बोलेंगे कि ये तो मैं जानता हूं इस कंपनी को, यही कंपनी का मैं गुड्स खोलूंगा। तो बेटा जी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया।
चल बस अब आप इसमें बताओ कौन सा हो सकता है। मेकिंग द प्रोडक्ट मोर ड्यूरेबल, नहीं जी नहीं, इसका मैन्युफैक्चर से कोई लेना देना नहीं है। मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, नहीं। एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, नहीं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है खुद को दूसरों से अलग करना, डिफरेंशिएटिंग द कंपनीज प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। Okay, can also be called as a garment of for the product। बेटा जी गारमेंट ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब सजावट। देखो बेटा आज के टाइम पे पता है क्या है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो होता है पैकेजिंग। लोग है ना पहली जो चीज को खरीदते हैं ना तो प्रोडक्ट को टेस्ट करके नहीं खरीदते, पहली जो इंप्रेशन जो माइंड में आती है ना उसके पैकेजिंग से आती है, इसलिए उसको गारमेंट बोला जाता है कि प्रोडक्ट का। अब जितना अच्छा पैकेजिंग करोगे ना उतना ज्यादा लोग एक बार सोचेंगे कि चलो इसको टेस्ट करते हैं, या तो यूज करते हैं या तो हम इसको परचेज करते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पे गारमेंट ऑफ द प्रोडक्ट क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है उसका पैकेजिंग। ठीक है, लेबलिंग का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर जो डिटेल्स लिखी होती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या प्राइस है, क्या एक्सपायरी है, कैसे यूज करना है, कौन यूज कर सकता है और क्या क्या सावधानी रखनी है, वो लेबलिंग आता है। ब्रांडिंग का मतलब सिंबल, वो लोगो वगैरह आता है। प्राइस तो ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे गारमेंट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है पैकेजिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। Who introduced the principle of trustship? किसने इंट्रोड्यूस किया था द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी और गांधी जी। किसने इंट्रोड्यूस किया था ट्रस्टशिप? तो ट्रस्ट है गांधी जी पे। ओके, तो गांधी जी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ट्रस्टशिप। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एज अ कंज्यूमर राइट्स? बेटा जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब क्या होता है, उसके लिए कंज्यूमर की डेफिनेशन को समझना। कंज्यूमर का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसने गुड्स को परचेज किया है, जिसके लिए उसने अमाउंट पे किया है, या तो रेडी टू पे है, या तो प्रॉमिस किया है, या तो उसने प्रॉमिस किया है उसके फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में, या तो उसने प्रॉमिस किया कि वो पेमेंट करेगा। उसके अलावा कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो मेरी परमिशन से, मतलब जो परचेज है उसकी परमिशन से गुड्स को यूज करता है, वो कंज्यूमर होता है। कौन कंज्यूमर नहीं होता? जो प्रोडक्ट को रीसेल के लिए यूज कर रहा है, उसको फर्दर सेल के लिए या फर्दर मैन्युफैक्चर के लिए उसको यूज करता है, वो कंज्यूमर नहीं होता। कंज्यूमर के लिए मतलब कंज्यूमर के साथ जो चीटिंग होती थी, जो सेलर क्या करता था, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के लिए चीजों के अंदर एडल्ट्रेशन करता था, मिलावट करता था, चीजों की प्राइस को ज्यादा में बेचता था, स्टॉक को उसको इकट्ठा करके होर्डिंग करके रखता था, और जिससे क्या होता था, कंज्यूमर को बहुत नुकसान होता था। इसी के लिए लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दो चीजें होती है, एक राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। हमको क्वेश्चन में बेटा पूछा हुआ है इसमें से कौन सा राइट है और कौन सा राइट मतलब राइट रॉन्ग नहीं, RIGHT, राइट मतलब अधिकार, कौन से उसके अधिकार हैं। तो यहाँ पे बेटा जी आंसर क्वेश्चन है प्रोटेक्शन, बेसिक नीड, अवेयरनेस, चॉइस। तो बेटा यहाँ पे ना अगर यहाँ पे पूछा विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट, तो ये इसका प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट करना राइट्स होता है। उसको बेसिक नीड मिले, ये इसकी राइट्स है। उसको उसकी चॉइस के हिसाब से गुड्स मिले, ये इसकी राइट्स है। कौन सा नहीं होता, ये वाला, ये क्या है इसकी, यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ गया? ये इसकी क्या है बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे वो अवेयर रहे चीजों से कि उसका जो गुड्स है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके अंदर एक्सपायर वाला गुड्स तो नहीं है, जिसके अंदर वो सब स्टैंडर्ड वस्तु तो नहीं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये इसका राइट्स नहीं होता। तो हमको नॉट पूछा है तो नॉट कौन सा, ये, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स नहीं है। ठीक है, मेंबर ऑफ विच कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन से कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 3 प्रकार के फोरम होते हैं, पहला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा होता है नेशनल लेवल। यहाँ पे यही दे रखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल को कौन अपॉइंट करता है? यहाँ पे इसको अपॉइंट करती है स्टेट। जो जिस जैसे गुजरात स्टेट, पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, वो अपॉइंट करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को। स्टेट लेवल को इसका फॉरम मतलब इसके जो पद है, इसके जो पद है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं। उसका एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, 1 प्रेसिडेंट होता है, और यही 3 में से एक वुमन भी होती है। वैसे ही स्टेट लेवल के अंदर भी क्या होता है, 3 मेंबर होते हैं जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 1 इज प्रेसिडेंट, 1 इज वुमन। लेकिन नेशनल लेवल में क्या होता है, नेशनल लेवल के अंदर 5
हम पांच व्यक्ति होते हैं जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, वन शुड बी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की कौन सा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। और बाकी के 4 अदर सदस्य होते हैं, और उसमें से ये जो 5 है उसमें से एक क्या होना चाहिए, वुमन होना चाहिए। ये जो पोजीशन है इसका कौन बैठाता है, ये बैठाता है इस स्टेट बैठाता है, स्टेट लेवल नाम से आ रहा है, ये इसको भी स्टेट बैठेगा। नेशनल वाले को कौन सेटअप करता है, उसको करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इंटरनेशनल लेवल ये कोई भी लेवल नहीं है। क्या पूछा हुआ है, मेंबर ऑफ विच कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन अपॉइंट करता है, वो आएगा हमारा सी, नेशनल लेवल। नेशनल लेवल के अंदर हम को कौन अपॉइंट करता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाता है। ओके, इन विच ईयर डिड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, ऐसा कौन सा साल था जिसके अंदर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस आया था। आंसर आएगा 1951, 55, 69, 86। कौन था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था 1955। कौन सा बेटा, 1955। ओके जी, ओके। तो बेटा जी यहाँ पे हमने क्या बीएसटी का एक धमाकेदार रिवीजन, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत ही डिटेल के अंदर और बहुत ही मतलब अच्छे से उसका रिवीजन करा। अगर वीडियो को अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट में जरूर लिखना, सब मजा आया, मुझको पढ़ के मजा आता है। और वंस अगेन मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप सबका बड़ा ही अच्छा मेरे को रिस्पांस मिल रहा है, और बच्चे मेरी तारीफ करें उसके लिए आपका दिल से वेरी वेरी धन्यवाद। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करते रहो, ताकि जो फ्रेंड्स अभी भी पढ़ना चालू नहीं किया एटलीस्ट वो वीडियो सुन के, क्योंकि कितनी बार क्या होता है चीजें रटने में बोरिंग से लगती है, इको बीओ के अंदर वैसा ही होता है, बच्चे है ना पढ़ते हैं फिर थक जाते हैं, सर बोरिंग है, लेकिन वही चीजों को अगर वीडियो के माध्यम से सुनोगे ना तो कान में आपको 50% तो जाएगा। और जब आप इसको फिजिकली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खाली वीडियो देखना है, ना 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 ना, वैसी गलती मत करना। आप कभी भी कोई भी, मैं हूं कि किसी का भी वीडियो सुन के ये मत सोच लेना कि मेरे को कंसेप्ट आ चुका है, जब तक आप बुक्स नहीं उठाओगे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने पे, जिससे क्या होगा जब आप बुक्स को पढ़ोगे ना तब ऐसा लगेगा यार ये तो कोई पढ़ा सा सुना सा है, और उसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या किया, मैं बोलता हूं कि वीडियो सुनो लेकिन साथ में क्या करो, उसी समय बुक्स में पढ़ लो, तो क्या होगा कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें। चलो बेटा बाय बाय।